वेलकम बैक एवरीवन। 206 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, 206 और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 207। इसमें हम फोकस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे टेस्ट का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जहाँ किसी भी स्टेट से आते हो आप फॉर्म भर सकते हो। 2 तारीख फ़ीस भरने की, 2 मार्च और 5 मार्च है फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? कब अधिनियमित किया था भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम? देखिए इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। एक तो ये हो गया वन संरक्षण अधिनियम, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम ये वाला 1980 में। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कालानुक्रम सजाने आएगा तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम और सबसे अंत में होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो देखिए वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उसे प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? सलाहकारी शक्ति की बात हो गई फिर यह है आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143, 143 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट निकाल सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ऐसा कोई भी परामर्श जो राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो दिया जाता है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श सर्वोच्च न्यायालय भी देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये चल जाता है दोनों का काम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। देखिए अगर यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा होता तो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि राज्यसभा तो भंग ही नहीं हो सकती। लेकिन लोकसभा को भंग करना ये करेक्ट हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना ये भी राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है। साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। बात करें वित्त बिल की या धन विधेयक की तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि क्यों लौटाएगा उसको? वित्त बिल के बारे में तो पूर्व सूचना पहले राष्ट्रपति से ही लेनी पड़ती है। जब पहले तुम उनसे परमिशन लेके जाओगे फिर क्यों लौटाएंगे, वो साइन करेंगे सीधे। तो राष्ट्रपति वित्त बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। देखिए वित्त बिल जो होता है वो संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो लौटाने का वापस सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध रहा है? बताइए। बीबी गिरी, संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी का मतलब यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायण या फिर जाकिर हुसैन। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रपति? देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ट्रेड मतलब व्यापार जब हम करते हैं तो ऊपर भी चढ़ता है हमारा, ठीक है, ठहर भी जाता है, मतलब जैसे चल रहा है चलता रहता है, नीचे भी गिर जाता है। तो व्यापार संभलता है, उठता है, ऊपर गिरता है। तो गिरता है इस तरह से रिलेट करके याद कर लो, बीबी गिरी का संबंध है इससे, ऑप्शन नंबर ए। तो ट्रेड गिरता है, संभलता है और बढ़ता है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? बताइए। दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में कौन सा राष्ट्रपति जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद नहीं है, अब्दुल कलाम नहीं है,
जाकिर हुसैन भी नहीं है, ये हैं राधा कृष्णन, ठीक है, एस राधा कृष्णन। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन, सही सही सही, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जो है जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे याद रखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैच करने के लिए पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर प्रधानमंत्री? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो 148 में है। ये जो 74, 5, 4 का ए, 2, 3 ये जो लाइन है प्रधानमंत्री वाली है, तो प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। देखिए, भारत की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ या शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं, प्रधानमंत्री के नहीं। गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, दो को एलिमिनेट करो तो पहला वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और अन्य मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने भी कई बार पूछा है प्रश्न घुमा फिरा कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष रखता है, अगर पास हो गया तो मंत्रिपरिषद गई। स्थगन प्रस्ताव भी नहीं होगा, यहाँ होगा विश्वास, उसको जताना है ना, विश्वास प्रस्ताव। तो संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि विश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है या लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही रखा जाता है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वाला, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, या तो प्रधानमंत्री रख दे या वो पूरी मंत्रिपरिषद रख दे, या उनमें से कोई एक सदस्य जो होगा, जो उसकी सदस्यता रखता होगा, वो भी रख सकता है। जबकि बात करें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित है ही नहीं? भारत की संचित निधि के लिए अलग आर्टिकल है, विनियोग विधेयक के लिए अलग आर्टिकल है, वार्षिक वित्त विवरण के लिए अलग आर्टिकल है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्त विवरण का किया गया है, बजट का नहीं किया गया है, तो बजट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं कहीं पर। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्त विवरण शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? आपने सुना होगा महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? क्या वो सरकारी अधिवक्ता है? क्या वो राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार है? क्या वो कानूनी सलाहकार है? या वो प्रशासनिक अधिकारी है? कौन है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी तो आईपीएस हो गया, ठीक है, आईआरएस हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, ये सारे होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, ठीक है, आईएएस यानी, तो ये तो है नहीं। वो सॉलिसिटर जनरल होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बोझ को कम करने वाला, एक तरह से उसका सहायक होता है। तो कानूनी सलाहकार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त जो है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। यह अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है, एक तरह से उसकी हेल्प करता है, उसके काम के बोझ को कम करता है, आसान भाषा में समझे तो।
और इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे 76 में है ना भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल के लिए कोई आर्टिकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता या मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? आर्टिकल 76 में उल्लेखित अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, उस समिति में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। बहुत बार पूछी गई है लाइन, ठीक है, मतदान पर अटकती है बात। मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, बोल के चला गया, सदस्यता ले ली, ठीक है, कार्यवाही में भाग ले लिया, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सबसे पहले गठन किस वर्ष हुआ था? तभी हुआ था जब लोकसभा का हुआ था, 1952, 1952। तो भारतीय संसद दो सदनों कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन जो लोकसभा है वो एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन हो सकता है और 5 साल के लोकसभा चुनी जाती है, आपको पता ही होगा। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा तो हो गया स्थायी सदन, विघटन नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 मेंबर या 33% सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए इसको, तथा इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 1900 की ही बात है, 1993। एक संवैधानिक निकाय है क्या ये? नहीं, सांविधिक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो भारत में मानव संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? जैसे भारत का मानव अधिकार है आयोग है, वैसे स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं राज्य का मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की सुरक्षा से जांच करना, किसी जेल को देखना, उसका निरीक्षण करना, मानव अधिकार की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। बहुत सारे काम करता है भारत का मानव अधिकार आयोग और राज्य के मानव अधिकार आयोग, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो आपके अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनके उल्लंघन की सुरक्षा से जांच करेगा, जेल में जाकर निरीक्षण करता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करता है। ये सज़ा नहीं दे सकता, सज़ा देने की शक्ति इसके पास नहीं है। अगर इसको किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को सज़ा दिलवानी है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये एक सिफारिश कर सकता है। किससे? स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कर दी सिफारिश, ठीक है, एसपी से कर दी, उस क्षेत्र के एसपी से, या फिर हाई कोर्ट तक से कर दी, ठीक है, उनके लिए रिट निकलवा सकता है ताकि कोर्ट में केस चल सके, ठीक है। सज़ा देने का हक इसको नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर लें या राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर लें, इनका कार्य जो है सज़ा देना नहीं है, सज़ा के लिए सिफारिश कर सकता है। मानवाधिकारों का उल्लेख करने वालों को सज़ा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, यानी सारे के सारे काम वो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जैसे कि सेंट्रल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, वैसे राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। उधर सेंट्रल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल, ठीक है। तो काम बांट दिए हैं, संघ के अलग, राज्य के अलग। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार के भी राष्ट्रपति ही कर रहा है, ठीक है। जैसे राज्य के हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त वही करता है, ठीक है। जब आप आईएएस बनकर जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल में जाओगे, सारे के सारे अलग अलग स्टेट में जाते हैं ना। तो राज्य में जो अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर होते हैं उस पर, राज्य के नहीं, ठीक है। तनख्वाह देता है राज्य। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के साथ अन्य सदस्य जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? विधानसभा अध्यक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा, और विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो पूछ लेता है कि जब
राज्य का मुख्यमंत्री राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर रहा होता है, तो कौन कौन लोग उसके साथ होते हैं? तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जैसे कि स्टेट में होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। होम मिनिस्टर राज्य का हो गया यहाँ पर, ठीक है। और विपक्ष का नेता, यानी ये कितने लोग हो गए? 1 2 3, ये 4 लोग होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए। तो 15 प्रश्न थे पॉलिटी के, 1-2 प्रश्न संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल का। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का टेस्ट था।